नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, आज के इस वीडियो एक्सप्लेनर में हम बात करेंगे उस आशंका की जिसकी लगातार चर्चा हो रही है कि क्या रियल एस्टेट मार्केट में सच में तबाही आ गई है। जिस मंदी, जिस क्रैश की बात हो रही थी, क्या वो अब शुरू हो चुका है? क्योंकि चीन में जिस तरह से हालात बने हैं रियल एस्टेट के, उसने चीन को 20 साल पीछे धकेल दिया। यानी चीन में आज एक फ्लैट उस कीमत पर बिक रहा है जो कभी 20 साल पहले बिकता था। यानी कि एक बड़ा क्रैश जो है वो चीन के रियल एस्टेट मार्केट में आ चुका है। तो क्या अगली बारी हमारे देश यानी भारत के रियल एस्टेट की, जिसको लेकर लगातार बातें भी हो रही है कि एक बबल और एक हाइप इस कदर बना दिया गया है भारतीय रियल एस्टेट में, जिसको लेकर अब ये सवाल उठ रहे हैं कि आने वाले समय में क्या एक बड़ी मंदी भारतीय रियल एस्टेट में भी आएगी, जिस तरह से चाइना के रियल एस्टेट में आई। क्योंकि वहाँ भी इस बात को लेकर हमेशा ये कहा जाता था कि चाइना के रियल एस्टेट में कभी मंदी नहीं आ सकती, लेकिन वहाँ आई। एक और एग्जाम्पल है 2008 में अमेरिका के रियल एस्टेट ने कैसे औंधे मुंह वो गिरा था, आप सब जानते हैं। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि चाइना में आखिरकार रियल एस्टेट मार्केट में क्रैश क्यों आया, उसके पीछे की वजह क्या थी, और आने वाले समय में कि भारत में भी इसका कोई असर देखने को मिल सकता है या कुछ इस तरह की परिस्थितियां बन सकती है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। रियल एस्टेट से जुड़े आपके तमाम डाउट्स यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। और दोस्तों, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए क्योंकि लगातार हीट वेव नॉर्थ इंडिया में बनी हुई है, और ऐसे में बाहर अगर घर के आप निकल रहे हैं तभी निकलिए जब बहुत ज़रूरी काम हो, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए ताकि डिहाइड्रेशन का खतरा ना बने। तो चलिए बगैर देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो एक्सप्लेनर को, जहां हम बात करेंगे कि आखिरकार चाइना के रियल एस्टेट मार्केट में ये अफरा तफरी, ये तबाही क्यों आई, और क्या अगला नंबर भारत के रियल एस्टेट का होने वाला है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि रियल एस्टेट एक ऐसा खेल है जिसमें कभी नुकसान नहीं होता, ज़मीन कभी धोखा नहीं देती, घर के दाम हमेशा बढ़ते हैं, तो चीन की कहानी आपको अंदर तक हिला सकती है। क्योंकि आज से कुछ साल पहले तक पूरी दुनिया चीन के रियल एस्टेट मॉडल की तारीफ करती थी। ऊंची ऊंची इमारतें, हज़ारों किलोमीटर तक फैले शहर, कंस्ट्रक्शन की ऐसी रफ्तार कि दुनिया का हर तीसरा क्रेन चीन में काम कर रहा था। चीन की इकोनॉमी का लगभग 25% हिस्सा सीधा था, डायरेक्टली प्रॉपर्टी सेक्टर से जुड़ा था। यानी अगर चीन में बिल्डिंग बनती थी तो उसके साथ स्टील, सीमेंट, ग्लास, फर्नीचर, बैंकिंग, जॉब्स, सब कुछ चलता था। लेकिन फिर अचानक वही सेक्टर चीन की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। आज हालात यह है कि चाइना का प्रॉपर्टी मार्केट दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल वार्निंग स्टोरी बन चुका है। रॉयटर्स, ब्लूमबर्ग, इकोनॉमिक टाइम्स, CNN और कई ग्लोबल एजेंसीज लगातार रिपोर्ट कर रही है कि चीन का हाउसिंग सेक्टर अभी भी क्राइसिस मोड में है। लाखों फ्लैट्स खाली पड़े हैं, बायर्स गायब हैं, बिल्डर कर्ज में डूबे हुए हैं, और कई शहर प्रैक्टिकली घोस्ट सिटीज बन चुके हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना में न्यू होम प्राइस लगातार कई महीनों तक गिरते रहे, और 2021 के बाद से रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी मार्केट में भारी करेक्शन आया। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस सेक्टर ने चीन को सुपर पावर बनाया, वही सेक्टर उसकी इकोनॉमी को नीचे खींचने लगा। असल में चीन ने ग्रोथ के लिए प्रॉपर्टी को इंजन बना दिया था। लोकल गवर्नमेंट्स ज़मीन बेचकर पैसा कमाती थी, बैंक बिल्डर्स को खुलकर लोन देते थे, और बिल्डर्स लगातार नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते जाते थे। लोगों के दिमाग में भी एक साइकोलॉजी बैठ गई थी कि प्रॉपर्टी का प्राइस कभी नीचे नहीं जाएगा। इसी माइंडसेट का फ़ायदा उठाकर डेवलपर्स ने मैसिव बोरोइंग शुरू कर दी। चाइना एवरग्रैंड जैसी कंपनी अकेले $300 बिलियन यानी करीब 25 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के कर्ज में फंसी थी। सोचिए, ये रकम कई देशों की GDP से भी ज़्यादा है। कंट्री गार्डन, सुनाक, फैंटासिया जैसी कई बड़े डेवलपर्स भी डेप्ट ट्रैप में फंसे हुए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक एवरग्रेड कोलैप्स मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे बड़े रियल एस्टेट डेप्ट क्राइसिस में गिना जाता है। लेकिन सबसे खतरनाक चीज़ क्या थी? ओवर सप्लाई। यानी जितने बायर नहीं थे उससे कहीं ज़्यादा फ्लैट्स बनाए जा रहे थे। चीन में कई ऐसे शहर जय बने जहां हज़ारों अपार्टमेंट तैयार थे, लेकिन रहने वाला कोई नहीं था। इन्हें घोस्ट सिटीज़ कहा गया। इनर मंगोलिया और ओर्डोस शहर इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल बना। चमचमाती बिल्डिंग्स थी, लेकिन सड़कें खाली थी। CNBC और BBC जैसी एजेंसीज ने इन घोस्ट सिटीज़ पर डिटेल्ड रिपोर्ट्स की थी। अब यहाँ एक साइकोलॉजिकल बबल बन चुका था। लोग रहने के लिए नहीं, इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन के लिए घर खरीद रहे थे। कई फैमिलीज के पास 2 से 3 नहीं बल्कि 8 से 10 फ्लैट्स तक थे। उन्हें लगता था कि प्राइस हमेशा ऊपर जाएंगे, लेकिन हर बबल की तरह इसका भी एक ब्रेकिंग पॉइंट आया। 2020 में चीन की सरकार ने 3 रेड लाइन्स पॉलिसी लागू की। इसका मकसद था बिल्डर्स की अनकंट्रोल्ड बोरोइंग रोकना। सरकार ने डेप्ट लिमिट तय कर दी। अब जिन बिल्डर्स पर पहले से भारी कर्ज था, उनकी फंडिंग अचानक रुकने लगी।
नए लोन्स मिलना बंद हुए, प्रोजेक्ट्स अटक गए, कैश फ्लो टूट गया और बायर्स का भरोसा खत्म होने लगा। दोस्तों, रॉयटर्स और फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि इस पॉलिसी के बाद चाइनीज डेवलपर में डिफॉल्ट्स तेजी से बढ़े। अब इमेजिन कीजिए, आपने जिंदगी की सारी सेविंग लगाकर फ्लैट खरीदा, ईएमआई भी चल रही है, लेकिन प्रोजेक्ट पूरा ही नहीं हो रहा। यही चीन में हुआ, लाखों बायर्स अधूरे प्रोजेक्ट में फंस गए। कई जगह मॉर्गेज बायकॉट शुरू हो गया, यानी बायर्स ने बैंक्स को ईएमआई देना बंद कर दिया क्योंकि घर मिला ही नहीं। सीएनएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइनीज मिडिल क्लास का ट्रस्ट प्रॉपर्टी मार्केट से टूट गया। अब असर सिर्फ बिल्डर तक सीमित नहीं रहा, क्योंकि चाइना की पूरी इकोनॉमी प्रॉपर्टी सेक्टर पर हैवीली डिपेंडेंट थी। स्टील डिमांड गिरने लगी, सीमेंट फैक्ट्रीज स्लो डाउन में चली गई, कंस्ट्रक्शन जॉब्स खत्म होने लगे, बैंक्स पर बैड लोन का प्रेशर बढ़ गया। आयरन और ये एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रेलिया तक प्रभावित हुए, यानी चाइना का रियल एस्टेट क्राइसिस सिर्फ चाइना का इशू नहीं रहा, वो ग्लोबल इकोनॉमी रिस्क बन गया। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक तक वार्निंग देने लगे कि अगर चाइना का प्रॉपर्टी सेक्टर स्टेबलाइज नहीं हुआ तो ग्लोबल ग्रोथ प्रभावित हो सकती है। और यही वजह है कि अब भारत में डर शुरू हो चुका है, क्योंकि यहाँ भी कुछ पैटर्न लोगों को चाइना जैसे लग रहे हैं। बड़े बड़े लग्जरी प्रोजेक्ट्स, करोड़ों के अपार्टमेंट्स, तेजी से बढ़ती प्रॉपर्टी प्राइस और मिडिल क्लास की अफोर्डेबिलिटी पर दबाव। दोस्तों, खासकर गुरुग्राम, नोएडा, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे मार्केट्स में पिछले 3 से 4 साल में लग्जरी हाउसिंग बूम देखने को मिला। नाइट फ्रैंक्स इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में प्रीमियम और लग्जरी होम्स की सेल्स रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट कहती है कि इंडिया में होम प्राइसेस अगले कुछ सालों तक लगभग 5% एनुअल ग्रोथ दिखा सकते हैं, क्योंकि डेवलपर्स अब लग्जरी सेगमेंट पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर बिल्डर्स सिर्फ लग्जरी प्रोजेक्ट्स बनाते रहे और मिडिल क्लास बायर्स मार्केट से बाहर होते गए, तो क्या फ्यूचर में इंडिया भी इनबैलेंस पैदा हो सकता है? क्योंकि अभी रियलिटी है कि इंडिया में सैलरीज जितनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही, उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से मेट्रो सिटीज़ में प्रॉपर्टी प्राइस बढ़ रहे हैं। एनसीआर में कई लोकेशन पर 3 साल में प्राइस 40% से 100% या उससे ऊपर जा चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट दबाव में है। रॉयटर्स और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अफोर्डेबल होम्स की डिमांड कमज़ोर हुई है, क्योंकि बायर्स के लिए ईएमआई मैनेज करना मुश्किल होता जा रहा है। हालांकि इंडिया और चाइना में एक बहुत बड़ा फ़र्क भी है, और यही फ़र्क अभी इंडिया को बचाता हुआ दिख रहा है। चाइना में ओवर सप्लाई थी, जबकि इंडिया में अभी हाउसिंग शॉर्टेज है, खासकर अफोर्डेबल हाउसिंग में। गवर्नमेंट एस्टिमेट्स और कई हाउसिंग स्टडीज़ के मुताबिक इंडिया में करीब 1 करोड़ अफोर्डेबल होम्स की शॉर्टेज है, और अर्बनाइजेशन बढ़ने के साथ डिमांड और बढ़ सकती है। यानी चाइना में ज़रूरत से ज़्यादा घर थे, लेकिन इंडिया में अभी भी करोड़ों लोग अच्छे घर का सपना पूरा नहीं कर पाए। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स अभी इंडिया में चाइना जैसा फुल स्केल कोलैप्स होने की संभावना कम बताते हैं। लेकिन दोस्तों, इंडिया में भी लगातार अनसोल्ड इन्वेंट्रीज बढ़ रही है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक एनालिस्ट रिपोर्ट में कहा गया, इंडिया का डिमांड स्ट्रक्चर चाइना से काफ़ी अलग है, क्योंकि यहाँ एंड यूज़र डिमांड अभी भी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खतरा बिल्कुल नहीं, क्योंकि वार्निंग साइंस साफ दिख रहे हैं। नाइट फ्रैंक, प्रॉप इक्विटी और मनी कंट्रोल की रिपोर्ट्स के मुताबिक 2026 में हाउसिंग सेल्स ग्रोथ स्लो डाउन मोड में जा रही। अनसोल्ड इन्वेंट्रीज कई सिटीज़ में बढ़ गई है। टॉप 8 इंडियन सिटीज़ में अनसोल्ड हाउसिंग स्टॉक करीब 5 लाख यूनिट से ज़्यादा जा चुका है। यानी मार्केट में अब एक स्ट्रेंज सिचुएशन बन गई। बायर्स कॉन्शियस है, लोन्स महंगे हैं, मिडिल क्लास अफोर्डेबिलिटी दबाव में है, लेकिन बिल्डर्स अभी भी प्राइस नीचे नहीं ला रहे, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर प्राइस गिराए गए तो सेंटीमेंट टूट सकता है, और रियल एस्टेट में सेंटीमेंट टूटना सबसे खतरनाक है। दोस्तों, चाइना में भी शुरुआत ऐसे ही हुई थी। पहले स्लो डाउन आया, फिर ट्रस्ट टूटा, फिर बायर गायब हुए, और फिर पूरा सिस्टम प्रेशर में चला गया। अब इंडिया उसी मोड़ पर खड़ा दिख रहा है, जहां लोग पूछ रहे हैं, क्या ये सिर्फ टेम्परेरी स्लो डाउन है या फ्यूचर में कोई बड़ा करेक्शन आने वाला है? क्या बिल्डर्स का लग्जरी गेम फ्यूचर में फंस सकता है? क्या मिडिल क्लास धीरे धीरे मार्केट से बाहर हो सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ग्लोबल स्लो डाउन, महंगा क्रूड ऑयल, हाई इंटरेस्ट रेट्स और वीक जॉब्स मार्केट एक साथ आए, तो क्या इंडिया का प्रॉपर्टी मार्केट भी प्रेशर में जा सकता है? क्योंकि इतिहास बताता है, कोई बबल अचानक नहीं आता, पहले वार्निंग साइंस आते हैं, और शायद इंडिया में वो वार्निंग साइन अब धीरे धीरे दिखने लगे, और यहीं से शुरू होती है कहानी। दोस्तों, बातें सबसे बड़े सवाल पर, क्या इंडिया का रियल एस्टेट मार्केट भी चाइना की तरह क्रैश कर सकता है? क्योंकि आज हर मिडिल क्लास फैमिली के दिमाग में यही डर घूम रहा है कि एक तरफ बिल्डर्स बोल रहे हैं कि अभी खरीद लो, प्राइस और बढ़ेंगे, दूसरी तरफ बायर सोच रहे हैं कि कहीं पीक पर खरीद कर फंस ना जाए,
और सच कहें तो कन्फ्यूजन होना भी नेचुरल है, क्योंकि आज इंडिया का प्रॉपर्टी मार्केट बाहर से जितना स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, अंदर से उतना ही डिवाइडेड नजर आता है। एक तरफ करोड़ों की लग्जरी अपार्टमेंट्स की रिकॉर्ड सेल्स हेडलाइन बना रही, गुरुग्राम, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु में पेंट हाउस और अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते ही सोल्ड आउट हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ 40 से 50 लाख वाले अफोर्डेबल फ्लैट्स की डिमांड कमज़ोर पड़ गई, यानी मार्केट दो अलग अलग दुनिया में बढ़ चुका है। दोस्तों, नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में इंडिया की हाउसिंग सेल का लगभग आधा हिस्सा प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट से आया। मतलब बिल्डर्स अब उसी बायर पर फोकस कर रहे हैं जहां मार्जिन ज़्यादा है। गुरुग्राम जैसे मार्केट में तो 5 करोड़ से ऊपर वाले अपार्टमेंट्स की डिमांड इतनी बढ़ गई कि प्रोजेक्ट्स लॉन्च के कुछ दिनों में ही सोल्ड आउट हो गए। रॉयटर्स की रिपोर्ट कहती है कि इंडिया का लग्जरी हाउसिंग बूम अभी भी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है और डेवलपर हाई एंड प्रोजेक्ट को एग्रेसिवली पुश कर रहा है। लेकिन असली कहानी लग्जरी हेडलाइन के पीछे छुपी है दोस्तों, क्योंकि जहां रिच बायर्स करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदे, वहीं मिडिल क्लास बायर ईएमआई और अफोर्डेबिलिटी के बीच फंसा हुआ है। टाइम्स ऑफ इंडिया और कई हाउसिंग रिपोर्ट के मुताबिक अफोर्डेबल होम्स यानी 50 लाख से नीचे वाले फ्लैट्स की डिमांड 2026 में शार्पली स्लो हुई। कई रिपोर्ट्स में अफोर्डेबल हाउसिंग सेल्स में 20% से ज़्यादा गिरावट का जिक्र किया गया। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर बिल्डर्स अफोर्डेबल होम्स क्यों नहीं बना रहे? जवाब सिंपल है, प्रॉफिट। ज़मीन महंगी हो चुकी है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ चुकी है, लेबर कॉस्ट ऊपर है, अप्रूवल एक्सपेंसिव है। ऐसे में बिल्डर को लग्जरी प्रोजेक्ट में ज़्यादा मार्जिन दिखता है। अगर बिल्डर 50 लाख का फ्लैट बेचेगा तो प्रॉफिट लिमिटेड होगा, लेकिन वही ज़मीन पर 5 करोड़ का अपार्टमेंट बनाकर वो कई गुना ज़्यादा कमाई कर सकता है। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में डेवलपर का पूरा फोकस प्रीमियम सेगमेंट पर शिफ्ट हो गया। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है, क्योंकि किसी भी कंट्री का रियल एस्टेट मार्केट सिर्फ रिच बायर के दम पर लंबे समय तक स्टेबल नहीं रह सकता दोस्तों। असली डिमांड मिडिल क्लास क्रिएट करते हैं। अगर मिडिल क्लास मार्केट से बाहर होने लगे तो धीरे धीरे इनबैलेंस पैदा होगा, और यही इनबैलेंस चाइना में भी देखने को मिला। वहाँ भी डेवलपर्स लग्जरी और स्पेकुलेटिव प्रोजेक्ट्स बनाते गए, प्राइस आर्टिफिशियली ऊपर जाते गए, लेकिन इवेंचुअली मास डिमांड कमज़ोर पड़ गई। अब इंडिया में भी कुछ एक्सपर्ट्स इसी पैटर्न को लेकर वार्निंग दे रहे हैं। हालांकि इंडिया और चाइना के बीच अभी भी बहुत बड़ा फर्क है। चाइना में ओवर सप्लाई थी, जबकि इंडिया में हाउसिंग शॉर्टेज अभी भी बहुत बड़ी है, खासकर अर्बन इंडिया में। रॉयटर्स और कई पॉलिसी रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया में करीब 1 करोड़ अफोर्डेबल होम्स की शॉर्टेज है, और अर्बनाइजेशन बढ़ने के साथ ये डिमांड आने वाले सालों में और बढ़ सकती है। यानी चाइना में बिल्डिंग्स ज़्यादा थी और बायर कम, लेकिन इंडिया में बायर्स ज़्यादा है और क्वालिटी अफोर्डेबल होम्स कम। यही वजह है कि अभी एक्सपर्ट्स फुल स्केल कोलैप्स की संभावना कम मानते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मार्केट पूरी तरह सेफ है, क्योंकि वार्निंग साइन अब साफ दिखने लगे। नाइट फ्रैंक, प्रॉप इक्विटी, एनरॉक और मनी कंट्रोल्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2026 में हाउसिंग सेल्स ग्रोथ स्लो डाउन मोड में जा रही है। क्वार्टर 1 2026 में कई बड़ी सिटीज में रेजिडेंशियल सेल्स में गिरावट देखी। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक क्वार्टर 1 2026 में हाउसिंग सेल्स लगभग 4% डाउन रहे, जबकि लॉन्चेस भी कॉन्शियस मोड में रहे, यानी बायर्स कॉन्शियस हो रहे हैं लेकिन प्राइस अभी भी हाई बने हुए। और यही चीज़ लोगों को कंफ्यूज कर रही है दोस्तों। अगर डिमांड स्लो है तो प्राइस गिर क्यों नहीं रहे? इसका जवाब है कंट्रोल्ड सप्लाई स्ट्रेटेजी। बिल्डर्स लॉन्चेस कम कर रहे हैं ताकि ओवर सप्लाई क्रिएट ना हो और प्राइस स्टेबल रहे। यानी मार्केट को आर्टिफिशियली स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बिल्डर्स जानते हैं कि अगर प्राइसेस एग्रेसिवली नीचे गए तो बायर्स पैनिक मोड में चले जाएंगे, लोग वेट करना शुरू कर देंगे, इन्वेस्टर एग्जिट करने लगेंगे, बैंक कॉन्शियस हो जाएंगे और मार्केट सेंटिमेंट टूट सकता है। और रियल एस्टेट में सबसे डेंजरस चीज़ होती है सेंटिमेंट्स का टूटना। दोस्तों, चाइना में भी शुरुआत एग्जैक्टली ऐसे ही हुई थी। पहले सेल्स स्लो हुई, फिर बायर्स वेट एंड वॉच मोड पर चले गए, फिर बिल्डर कैश फ्लो क्राइसिस में आ गया और फिर डोमिनो इफेक्ट शुरू हो गया। हालांकि इंडिया का बैंकिंग सिस्टम चाइना से रिलेटिवली सेफर माना जाता है। आरबीआई ने होम लोन लैंडिंग्स पर काफ़ी कंट्रोल रखा। इंडिया में सब प्राइम हाउसिंग लोन्स चाइना और यूएस जैसे अनकंट्रोल्ड स्केल पर नहीं है। होम लोन अप्रूवल्स कंपैरेटिवली स्ट्रिक्ट हैं। यही वजह है कि अभी इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम चाइना जैसी इमीडिएट सिस्टमेटिक क्राइसिस सिचुएशन में नहीं दिखता, लेकिन रिस्क पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, खासकर छोटे और हाईली लेवरेज्ड डेवलपर्स के लिए। क्योंकि अगर सेल्स स्लो होती है और फंडिंग एक्सपेंसिव होती है तो सबसे पहले प्रेशर उन्हीं बिल्डर्स पर आता है जिसके पास कैश
रिजर्व कम होते हैं। यही कारण है कि पिछले कुछ सालों में ब्रांडेड डेवलपर्स मार्केट शेयर तेजी से बढ़ा है, जबकि छोटे बिल्डर्स स्ट्रगल कर रहे हैं। एनरॉक की रिपोर्ट के मुताबिक टॉप लिस्टेड डेवलपर्स की मार्केट डोमिनेंस लगातार बढ़ रही है, यानी फ्यूचर में रियल एस्टेट मार्केट कंसोलिडेशन भी तेज हो सकता है। अब यहाँ ग्लोबल फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि प्रॉपर्टी मार्केट सिर्फ लोकल डिमांड से नहीं चलता। अगर ग्लोबल स्लो डाउन आता है, क्रूड ऑयल प्राइस ऊपर जाते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ता है, इंटरेस्ट रेट लंबे समय तक हाई रहते हैं और जॉब्स मार्केट कमज़ोर होता है, तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट मिडिल क्लास बायर पर पड़ता है, क्योंकि वही ईएमआई भरता है। अभी भी कई बायर्स फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट लोन्स के कारण हायर ईएमआई प्रेशर महसूस कर रहे हैं। अगर इनकम ग्रोथ स्लो रही और ईएमआई बर्डन बढ़ता गया तो हाउसिंग डिमांड नेचुरली कमज़ोर हो सकती है। दोस्तों, यही वजह है कि एक्सपर्ट्स 2026 को कॉन्शियस ईयर मान रहे हैं, खासकर एनसीआर जैसे मार्केट में, जहां पिछले कुछ सालों में प्राइजेस बहुत तेज़ी से बढ़े। इकोनॉमिक टाइम्स की एक एनालिस्ट में कहा गया है कि एनसीआर में प्रॉपर्टी प्राइस कई लोकेशन पर इनकम ग्रोथ से कहीं ज़्यादा तेज़ी से ऊपर गए। अब यहाँ एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी काम करता है, फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। सोशल मीडिया, यूट्यूब और प्रॉपर्टी इन्फ्लुएंसर्स लगातार लोगों को ये मैसेज देते रहे हैं कि आज नहीं खरीदा तो कभी नहीं खरीद पाओगे, प्राइस डबल होने वाले हैं, लास्ट मौका है। और इसी फियर में कई लोग बिना प्रॉपर रिसर्च के एंट्री कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, हिस्ट्री बताती है कि प्रॉपर्टी मार्केट में सबसे ज़्यादा नुकसान वहीं लोग उठाते हैं जो पीक एक्साइटमेंट में एंट्री करते हैं। इसलिए आज सबसे ज़रूरी सवाल ये नहीं है कि प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि क्या आप सही लोकेशन, सही बिल्डर और सही वैल्यूएशन पर खरीद रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में रैंडम स्पेकुलेटिव प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा प्रेशर में आ सकते हैं। स्ट्रॉन्ग ब्रांडेड डेवलपर्स सर्वाइव कर सकते हैं, प्राइम लोकेशन टिक सकती है, लेकिन वीक प्रोजेक्ट स्ट्रगल कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में यानी 2026 के दौरान मार्केट लाइकली स्लो रहेगा, बायर्स ज़्यादा नेगोशिएशन करेंगे, लॉन्चेज सिलेक्टिव होंगे, लग्जरी सेगमेंट में भी फिल्टरिंग बढ़ेगी और वीक बिल्डर्स कैश फ्लो प्रेशर महसूस कर सकते हैं। लेकिन मीडियम टर्म में इंडिया की लॉन्ग टर्म डिमांड स्टोरी अभी भी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है, क्योंकि अर्बनाइजेशन, राइजिंग पॉपुलेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स अभी इंडिया के लिए चाइना स्टाइल कोलैप्स शब्द इस्तेमाल करने से बचते हैं, लेकिन वार्निंग सिग्नल्स को इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। अगर इंडिया ने अफोर्डेबल हाउसिंग क्राइसिस को सॉल्व नहीं किया, अगर बिल्डर सिर्फ लग्जरी बबल बनाते रहे, अगर प्राइस इनकम रियलिटी से डिस्कनेक्ट होते गए, तो फ्यूचर में इम्बैलेंस जरूर बढ़ सकता है। और शायद यही सबसे बड़ा लेसन है कि चाइना की कहानी, कोई भी मार्केट ओवरनाइट नहीं टूटता दोस्तों। पहले लालच बढ़ता है, फिर प्राइस रियलिटी से डिस्कनेक्ट होते हैं, फिर मिडिल क्लास बाहर होने लगते हैं और फिर एक दिन अचानक लोग रियलाइज़ करते हैं कि मार्केट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि जितना दिखाया जा रहा था। इसलिए आज इंडिया के रियल एस्टेट मार्केट में सबसे बड़ा खतरा सिर्फ क्रैश नहीं है, बल्कि इल्यूजन ऑफ एंडलेस ग्रोथ है। और यही वजह है कि आने वाले कुछ साल इंडिया के प्रॉपर्टी मार्केट का फ्यूचर तय करेंगे। क्या इंडिया बैलेंस्ड ग्रोथ का रास्ता चुनेगा या लग्जरी बबल के पीछे भागते भागते वही गलती दोहराएगा जो चाइना ने की थी? दोस्तों, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स कर अपनी राय और अपने अनुभव ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि हीट वेव लगातार चल रही है और ऐसे में अगर आप बहुत ज़्यादा घर के बाहर रहते हैं, धूप में रहते हैं, तो आपके लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। नमस्कार।